हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पढ़ने का क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर में जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, गांधी जी की नई तालीम से संबंधित कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे? तो वर्धा योजना के प्रवर्तक महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 2, वर्धा योजना कब प्रस्तुत की गई? तो वर्धा योजना 22 अक्टूबर सन 1937 में प्रस्तुत की गई। प्रश्न नंबर 3, वर्धा योजना का एक अन्य नाम क्या है? वर्धा योजना को बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाते हैं या लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 4, बेसिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? तो ये सभी को पता है, बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होती है। बेसिक शिक्षा में किस बात पर बल दिया गया है? तो सही आंसर होगा, बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया गया। तो बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट की शिक्षा पर बल दिया गया था। प्रश्न नंबर 6, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है? तो सही आंसर होगा, बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया गया था या मातृभाषा है। प्रश्न नंबर 7, बेसिक शिक्षा के केंद्र में क्राफ्ट को ही क्यों रखा गया है? सही उत्तर होगा, बेसिक शिक्षा के केंद्र में क्राफ्ट को रखने का तात्पर्य तो मतलब ये था कि बच्चों को श्रम का महत्व बताना, वे बच्चों को स्वावलंबी बनाना, जिससे वे अपने जीवन को जीवन यापन कर सके, उसके योग्य बन सके। वे शिक्षा को गांव के जीवन से जोड़ना चाहते थे। वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और स्कूल में होने वाले उत्पादन से ही, जो स्कूल में उत्पादन हो रहे हैं, जैसे बागवानी से अन्य कार्य हैं, तो उसी से उसका स्कूल का व्यय निकालना चाहते थे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बेसिक शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य ये हैं, पहला है सर्वोदय समाज की स्थापना करना, दूसरा है सांस्कृतिक विकास। प्रश्न नंबर 9 देखिए, शिक्षा में अपव्यय का अर्थ लिखिए या अपव्यय क्या है? जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है, तो उस शिक्षा को या उस शिक्षा में वह क्या कहलाता है? अपव्यय कहलाता है या उसे अपव्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय स्तर की 2 शिक्षा परिषदों के नाम लिखिए। एक तो हो गई आपकी केंद्रीय स्तर की 2 शिक्षा परिषद। पहला हो गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे कहते हैं NCERT, तथा दूसरा हो गया राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सभी के लिए शिक्षा से क्या अभिप्राय है? यानी कि सभी के लिए शिक्षा क्या है? तो उत्तर देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रत्यय का अर्थ है, सार्वभौमिकरण सभी के लिए। देखिए, शिक्षा को प्रत्येक बालक एवं बालिका तक पहुंचाना। तो सार्वभौमिकरण से का अर्थ है कि शिक्षा को प्रत्येक बच्चे या बालिका तक पहुंचाना। प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, शिक्षा के प्रसार के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कहते हैं। तो सभी के लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिकरण हो। क्या हो? सार्वभौमिकरण हो, अर्थात निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चे, चाहे वे किसी भी जाति के, किसी धर्म के हो, किसी वर्ग के हो, किसी वर्ण के हो, स्कूल जाएं। प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकता से तात्पर्य सार्वभौमिकता के सभी तत्वों, व्यवस्था की सार्वभौमिकता, परिवेश की सार्वभौमिकता, स्थिरता की सार्वभौमिकता। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्राथमिक शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ है कि संपूर्ण सभी प्राथमिक शिक्षा को एक इकाई के रूप में मानकर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों से संबंधित सारे पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप में अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए। श्रेष्ठ छात्र अपनी रुचि योजना से व कमज़ोर छात्र अपनी अपनी गति से आगे बढ़ सकेंगे। यानी कि पहले तो पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए,
सभी विषयों को समस्त पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध बनाया जाए, फिर उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए। तो इससे जो बच्चे हैं, श्रेष्ठ छात्र जो हैं, अब उसमें रुचि लेंगे और अपनी योजना से अपनी योजना से कमज़ोर छात्र अपनी अपनी गति से बढ़ सकेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अधिगम के न्यूनतम स्तर के बारे में दवे समिति की 2 सिफारिशें लिखिए। तो अधिगम के न्यूनतम स्तर के बारे में दुबे है, क्या है दुबे। तो दुबे समिति की 2 सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला है विशेष वस्तु की अपेक्षा दक्षताओं पर बल देकर पाठ्यक्रम के भार को कम करना। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं के बालकों में भाषा में निम्न दक्षता के रूप में न्यूनतम अधिगम स्तर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, कार्यात्मक व्याकरण, स्वाधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली नियंत्रण। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 देखिए, सबके लिए शिक्षा विषय पर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सबके लिए शिक्षा विषय पर सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में सन 1990 में। प्रश्न नंबर 12, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। सन 2001 में। प्रश्न नंबर 16, 15 अगस्त सन 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो उत्तर है 15 अगस्त सन 1995 को मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 17, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना कब शुरू की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना सन 2004 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 18, मध्याह्न भोजन योजना किस अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो मध्याह्न भोजन योजना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुई। तो 15 अगस्त सन 1995 को। ये तो आपको सही पता है, ऊपर भी यही क्वेश्चन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 1 जुलाई सन 2004 को शुरू की गई। तो प्रश्न नंबर 21, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हेतु वित्त व्यवस्था कौन करता है, यानी पैसों की व्यवस्था। तो इसमें 50% तो होते हैं केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें 50:50 के अनुपात में व्यवस्था करती है, वित्त व्यवस्था करती है। प्रश्न नंबर 12, इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के साथ कब जोड़ा गया। तो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, तो इस योजना को 1 अप्रैल सन 2004 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष किया गया। तो शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम सन 2009 में किया गया। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी ही आने वाली वीडियो के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।